वेलकम गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी डिसाइडर चैनल पे। आज हम 9th क्लास का फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इनको पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद हम इसके काउज क्या थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काउजेस क्या थे। तो काउजेस जानने से पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फ्रेंच का उस समय का जो सोसाइटी था वो किस प्रकार से समाज उस समय का था फ्रांस का, वो भी देखेंगे। फ्रांस का सोसाइटी जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि उस समय के लोगों, उस समय जो है लोगों के साथ, फ्रांस के जनता के साथ क्या क्या समस्याएं थी और क्यों वे आगे चल करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। वाई आर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ लैंडमार्क event in the history of Europe because it ended the monarchy system in France and gave the new idea of society, that is liberty, equality and fraternity. लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है, जो आइडियाज़ है, जो अभी हम जैसे कि हमारे संविधान में भी इनको जगह दिया गया। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही देन है। यहीं से लोग लिबर्टी शब्द को जाना कि लिबर्टी क्या है और लोगों ये हमारा अधिकार है, इसको लेना चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक सबसे बड़ी देन है ये तीन जो है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। उसके बाद हम आगे देखें तो इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही एक नया प्रिंसिपल इमर्ज हुआ लोगों के बीच। वो प्रिंसिपल था ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल, है ना। मानव अधिकार का एक प्रिंसिपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इमर्ज हुआ, दैट इज द ह्यूमन इज इंडिपेंडेंट बाय बर्थ। ह्यूमन इज इंडिपेंडेंट बाय बर्थ, मानव जो है जन्म से स्वतंत्र होते हैं। मानव जन्म से स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता उनका एक यूँ कहे तो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन इज इंडिपेंडेंट बाय बर्थ, ये कंसेप्ट भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। तो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन। दैट्स वाई पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में। अब बात आती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, इससे क्या क्या कारण थे। तो इसमें कुल मिला के 6 कारण थे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या रहे थे, सोशल कॉजेज़ क्या थे, इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या थे, मिलिट्रियल कॉजेज़ क्या थे, पर्सनल एंड रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, और विदेशी घटनाक्रम का, फॉरेन क्रोनोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो आगे कॉजेज़ हम जब नेक्स्ट जानेंगे तो आज हम जान लेते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी उस समय का कैसा था। कंटेम्प्रेरी जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, वो कैसा था। तो बताते हैं कि फ्रेंच की जो सोसाइटी है वो उस समय के जो फ्रांस के जो फ्रांस का जो समाज था, सोसाइटी था, वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स का मतलब होता है क्लासेस, वर्ग जिसको बोलते हैं, मतलब ग्रुप। समाज के लोग जो है 3 वर्गों में बटे हुए थे, 3 क्लासेस में बटे हुए थे। जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। 3 जो स्टेट दिया है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो सबसे जो ऊपर क्लास के, जो हायर क्लास के जो लोग थे उसे फर्स्ट स्टेट के अंदर रखा गया है। उससे जो लो क्लासेस थे उसको सेकेंड स्टेट, और सबसे जो निम्न वर्गीय लोग थे जो उसे थर्ड स्टेट के अंदर रखा गया है। तो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, जो पादरी होते हैं चर्च वगैरह के, चर्च के जो वर्क करते हैं चर्च में, तो जो उसे क्लर्जी कहते हैं। तो क्लर्जी लोगों का जो पद था, मतलब पदवी था समाज में, जो स्टेटस था वो सबसे ऊपर था, ठीक है। और उसके नीचे जो स्टेटस वाले लोग थे वो तो नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब होता है नोबेल क्लासेस, जो नोबेल क्लास का मतलब जिसका शासन के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंच होता था, उसे नोबिलिटी में रखा गया। जो शासन में भाग लेते थे, किसी पद पे हुआ करते थे, है ना, या लैंड ओनर होते थे, बड़े बड़े जमींदार वगैरह सब, जो राजा के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता था। फिर इसको नोबिलिटी को हम लोग ओलिगार्ची भी बोलते हैं, कुलीन वर्ग जिसको बोलते हैं, है ना। हाई क्लासेस लोग थे ये, फर्स्ट स्टेट वाले भी हाई क्लासेस थे, सेकंड स्टेट वाले भी हाई क्लासेस ही माना जाते थे। सबसे निम्न वर्ग में जो था वो था आपका थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में 3 तरह के लोग इसमें शामिल हैं। मतलब कि आप समझिए क्लर्जी और नोबिलिटी,
मतलब चर्चेज में जो काम करते थे, आपके पादरी वगैरह को छोड़, पादरी हो गए, दूसरा नोबिलिटी जो शासन में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे वो, उसके बाद जो लोग बच गए उसको थर्ड स्टेट में रख दिया गया, जिसको भी हम अलग अलग क्लास में बांटा गया है। ये सब इसी थर्ड स्टेट में आता है, ऐसा नहीं कि ये कि फोर्थ हो गया फिफ्थ सिक्स, नहीं, ये थर्ड स्टेट के अंदर ये सब लोग हैं। इसमें बोर्जियस क्लास, फार्मर्स, आर्टिसन, सर्वेंट्स, लेबर, ये सारे लोग जो है निम्न वर्ग में आते थे, थर्ड क्लास में आते थे या थर्ड स्टेट में आते थे। अब यहाँ पे एक जो डिफिकल्ट टर्म है बोर्जियस क्लास। बोर्जियस क्लास एक नाम दे दिया गया है जो पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे, जो मिडिल क्लास, ये बोर्जियस क्लास का मतलब है मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो टाउन्स में रहते थे, जिसमें कि एनलाइटमेंट सबसे पहले आया, जो जिसमें जागरूकता सबसे पहले आई, उसे बोर्जियस क्लास का नाम दिया गया। ये लोग टाउन्स में रहते थे, प्रोफेशनल टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारे लोग जो पढ़े लिखे होते थे और टाउन्स में रहते थे, वो उन्हें बोर्जियस क्लास नाम दिया गया। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है कि इन्हीं बोर्जियस क्लास के लोगों के द्वारा ही शुरू किया गया, मतलब फॉर्मुलेटेड किया गया। क्लियर है? क्योंकि ये लोग जागरूक लोग थे, पढ़े लिखे लोग होते, तो समाज में सबसे पहले कोई भी क्रांति होती है तो ऐसा माना जाता है, क्या होता ही है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमारे देश में क्या चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयर रहते हैं। तो अवेयरनेस सबसे पहले बोर्जियस क्लास में आया, तो इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। क्लियर है? अब हम जैसा ये जो समाज की जो 3 स्टेट हम बात किए, फर्स्ट स्टेट, उससे नीचे सेकंड स्टेट, उससे नीचे थर्ड स्टेट। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा मतलब शासन में कहे तो पहुँच होता था और इनकी संख्या भी कम थी। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जो ऊपर के 2 क्लासेस थे, इसकी संख्या कम थी। इसका फ्रांस में देखा जाए टोटल पॉपुलेशन ओनली 10% था, ठीक है, लेकिन 10% पॉपुलेशन रहने के बावजूद इनके पास 40% टोटल जमीन हुआ करते थे। लैंड 40% लैंड का मालिक जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले ही हुआ करते थे। बाकी बच गए आपका थर्ड स्टेट, जिसमें सारा लोग आते हैं, है ना, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबर, सर्वेंट, बोर्जियस क्लासेस, सब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग। तो इनका संख्या ज़्यादा था, 90% लोग ये थर्ड क्लास में आते थे, ठीक है, या थर्ड स्टेट में आते थे, लेकिन इनके पास जमीन कितना होता था? 60%। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर पॉपुलेशन 10% है, ये 40% जमीन के मालिक हो गया पूरे फ्रांस का, और यहाँ पर देखा जाए तो पॉपुलेशन 90% है, ओनली 60% जो है रेशियो कम है जमीन का। तो इनके पास जमीनें भी कम हुआ करती थी, इनके पास जमीन ज़्यादा हुआ करता था। और कुछ बातों में हम देखेंगे अंतर क्या था, भेदभाव क्या इन थर्ड क्लास वाले लोगों के साथ किया गया, जिसके वजह से कि बोर्जियस क्लास के लोग जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए आगे आए थे। बताते हैं। सबसे पहली बात, आपने देख लिया कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले के जो लोग थे, इनके पास जमीन ज़्यादा हुआ करता था। क्लियर? उसके बाद इन जो क्लर्जी थे फर्स्ट स्टेट के लोग, इसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स फ्री होते थे ये। उसके बाद नोबिलिटी या ओलिगार्ची जिसको बोलते हैं, ये इनको टैक्स देना होता था सेकंड क्लास, लेकिन बहुत कम, लो टैक्सेस। और सारा का सारा का टैक्स किसके ऊपर, जो टैक्स का बोझ है वो इम्पोज किया जाता था आपका ये थर्ड स्टेट वाले पे। क्लियर है? एक तो इनके पास जमीन रेशियो के हिसाब से देखा जाए कम है, और टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा कौन पे करेंगे? यही लोग करेंगे, ये लोगों को टैक्स में छूट होता था। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज में जो है सिमिलरिटी नहीं था, इक्वलिटी नहीं था। क्लियर? समाज में इक्वलिटी नहीं थी, और इन्हीं चीज यही जागरूकता धीरे धीरे बोर्जियस क्लास के लोगों में आता है, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो शहर में रहते थे, और वे अपना सबसे पहले यही लोग आगे आकर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक, और हम बताना चाह रहे थे कि ये जो फ्रेंच सोसाइटी है 18th सेंचुरी का, ये सारा जो इनइक्वलिटी का जो दौर था यहाँ पर, वो समानताएं समाज में बहुत सारी व्याप्त थी, तो इन सब लेकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन किया गया। इसीलिए तो इसका मेन जो नारा था, सबसे पहला जो इसका मेन नारा था, जो मेन डिमांड थी, वो क्या डिमांड थी? इक्वलिटी का, इक्विलिटी, समानता का, है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो वैसी सारी बातें थी कि समानता का कंसेप्ट यहीं से इमर्ज हुआ फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है कि विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, बिकॉज ऑफ इट गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कॉन्सेप्ट दिया। ह्यूमन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बर्थ, यही रेवोल्यूशन से पूरे दुनिया को सीखने को मिला कि मानव जो है जन्म से क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डे वी विल, आज हम लोगों ने देखा कि समाज, ये जो फ्रेंच सोसाइटी है उस समय का, किस प्रकार से बटे हुए थे, किस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और अगले दिन हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और भी सारे क्या क्या कारण थे, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज,
मिलिट्रियल कॉजेज, पर्सनल एंड रिलीजियस कॉजेज, इफेक्ट ऑफ फॉरेन क्रोनोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय, गुड नाइट।